Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your sociology educator, and students, in our today's lecture we are going to discuss the most important questions part 2 of your class 12 sociology chapter mass media and communications. So हमने हमारे इस chapter का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 लेक्चर ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आई होप सो आपने देख लिया होगा, मैंने बना दिया था और आपको वहां पर जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे लाइक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो सब आपने अच्छे से पढ़ के समझ के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली होगी। अब जो है हम हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली हमारे इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। किस तरह के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। लेट्स डिस्कस दिस टुडे। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के ऊपर ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ओके, एज वी नो कि दिस इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड व्हाट्स आवर पैटर्न ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या पैटर्न रखते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये 6 मार्क्स के होते हैं। ओके, एंड यू हैव टू राइट विद इन 120 वर्ड्स, है ना, नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। आपका आंसर 120 वर्ड्स के अंदर आ जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 130 140 जाएगा। ओके, अब हम जब हमारे आंसर को स्टार्ट करेंगे, सो विल स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमको हमारे क्वेश्चन में जब आंसर लिखेंगे तो एक इंट्रोडक्शन देना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन, 20-30 वर्ड्स। देन विल गो टू मेन पार्ट ऑफ द आंसर, है ना, देन विल मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द आंसर जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लाइक वी कैन सी हियर कि यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन प्रिंट मीडिया, तो हम उसके इफेक्ट्स बताएंगे। एंड देन लास्टली द कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या लिख रहे होते हैं, जो भी हमको इन सारे चीज़ों से समझ में आया है वो हम कुछ अपने 10-20 वर्ड्स में कंक्लूड कर देते हैं। कैसे लिखेंगे, क्या होगा, एक पैटर्न, मतलब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करके देखते हैं। आपको समझ में आएगा कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ में कैसे डील करना है, उन्हें कैसे आंसर करना है, कैसे आप पूरे 6 एटलीस्ट 5.75 मार्क्स तो सिक्योर कर ही सकते हो। ओके, सो 2-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के आंसर को पॉइंट्स में लिखें, हाईलाइट करें, जहां पर भी रिक्वायर्ड है फ्लो चार्ट बनाएं, एग्जाम्पल्स दें, और साथ ही साथ में अगर पॉइंट्स में नहीं बन रहा है आंसर तो ही पैराग्राफ में लिखें, है ना, जैसे कभी नोट वगैरह पूछ लेते हैं तो वो पैराग्राफ में लिखो। अदरवाइज आपको कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चन का आंसर पॉइंट्स में दें। इज दैट क्लियर? ये सारा कुछ समझ में आ रहा है। अब जस्ट सपोज दिस इज द क्वेश्चन, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन प्रिंट मीडिया। तो बेसिकली हमसे क्या एक चीज पूछी जा रही है यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट प्रिंट मीडिया के ऊपर। ओके, तो ऑब्वियस है कि हमको ग्लोबलाइजेशन, तो चलो इन जनरल वी ऑल नो कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, बट व्हाट इज प्रिंट मीडिया। सो यू विल राइट इन योर इंट्रोडक्शन कि प्रिंट मीडिया स्टार्टेड इन यूरोप और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ में इसको और ज़्यादा एज मिली, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सभी बुक्स हो गई, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दिख दिया 10-20 वर्ड्स में। देन अब हम इफेक्ट्स की बात करेंगे। देखो आंसर में देखो, द ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द प्रिंट मीडिया इन दीज वेज। कैसे कैसे अफेक्ट करा? सबसे पहले ग्रोइंग सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ में लिंक्ड अप होना स्टार्ट हो गई, या एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में लिंक्ड अप हुई, इंटरेक्शंस बढ़े, वैसे वैसे न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन, प्रिंट मीडिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ने लग गया, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आई थी उससे इसका प्रोडक्शन, इसका सर्कुलेशन और तेजी में होने लग गया, है ना। जैसे मशीन्स के आने से क्या एक चीज़ हो रही थी कि आप कोई भी वर्क इजीली मिनटों में कंप्लीट कर सकते हो, है ना। जैसे आप मैन्युअली करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मशीन्स के थ्रू आप जल्दी जल्दी किसी भी काम को कर सकते हो। अब जैसे प्रिंट मीडिया है, आपको न्यूज़पेपर्स प्रिंटिंग करवानी है, तो अगर हमारे पास में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं है, बहुत अच्छी एडवांसमेंट नहीं है, तो शायद हम एक लिमिटेड क्या बोलेंगे, एक लिमिटेड डायमेंशन के अंदर रहकर ही काम कर पाएंगे। तो यहाँ टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हमारा जो स्कोप है वो और ज़्यादा बढ़ गया, तो प्रिंट मीडिया को और ज़्यादा स्प्रेड हो गया पूरे वर्ल्ड में, है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिंट मीडिया और ज़्यादा स्प्रेड आउट होने लग गया पूरे वर्ल्ड में। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन बढ़ गया, अगर इंडिया के ही अंदर बात करें तो इंडिया के ही अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। देयर इज राइज इन द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल हु आर माइग्रेटिंग टू सिटीज़। जो लोग माइग्रेट कर रहे थे और स्पेशली जो कि लिटरेट पीपल थे उनका नंबर बढ़ गया, है ना। जो लिटरेट पीपल थे वो ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट करने लग गए, कहाँ पर, सिटीज़ में। देन द नीड
of the readers in a small town and villages are different from the are different and from that of the cities and the Indian language newspapers cater to those needs। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो रीडर्स हैं छोटे छोटे टाउन्स वगैरह में हैं, लोकल, उनको लोकल न्यूज़ चाहिए है ना, उन्हें इन जनरल सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो हर एक रीडर की डिमांड अलग अलग है, तो उसको हम फुलफिल कर पाए ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से। ग्लोबलाइजेशन इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो एक मतलब बोलेंगे ना कि एक जगह की टेक्नोलॉजी दूसरी जगह पहुँच सकती थी, कहीं पर कोई किसी तरह का एडवांसमेंट हो रहा है तो वो भी उसका हम बेनिफिट इंडिया के अंदर ले सकते थे। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया। जो डोमिनेंट इंडियन लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे जैसे मलयालम मनोरमा एंड द एनाडू लॉन्च द कंसेप्ट ऑफ लोकल न्यूज़। तो ये कुछ ऐसे रीजनल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स थे जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी क्योंकि ये लोकल न्यूज़ को उसमें पब्लिश किया करते थे, है ना। अच्छा एक बात बताओ, तो वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 वाला लेक्चर देखा हुआ है? किसने देखा है? कितने लोग अपने आप से बोल पा रहे हैं हाँ हाँ मैंने तो देखा है? और जितने बोल पा रहे हैं मैंने नहीं देखा है, तो आप लोग उस लेक्चर को देखो। इसलिए देखो, उसका एक बेनिफिट मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पर जो आप क्वेश्चंस जो आंसर्स देख रहे हो ये सब हम ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मतलब वहाँ पर क्वेश्चन का अप्रोच अलग था, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको हर एक टॉपिक डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया था। चैप्टर तो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, चैप्टर के बाद में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए हैं, मैंने आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी करवाया है, एमसीक्यू भी करवाया है। लेकिन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 है, उसमें जब हमने क्वेश्चंस को किया था तो हमने एक थोड़ा सा रिकॉल करते गए थे हर एक टॉपिक को, तो वहाँ से हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी। अब यहाँ हम सिर्फ पॉइंट्स देखेंगे कि हमको हमारे आंसर में क्या लिखना है। जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर कैसे स्टार्ट हुए, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में स्टार्ट हुए, कौन सा न्यूज़पेपर बना, फिर कैसे वो सर्कुलेट हुआ, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि क्या क्या आप अपने आंसर में लिखोगे। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप क्या एक चीज़ करने वाले हो, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 का लेक्चर देख लो, फिर आप यहाँ से क्वेश्चंस देखो और फटाफट से उसको आंसर करने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? तो ये एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगी कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 का लेक्चर देख लेना। आपको मेरे सभी लेक्चर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर। तो यहाँ पर जो आंसर में हमको चीज़ें लिखनी है, आपको वो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर पा रहे हो कि क्या बोला जा रहा है। देखो, बोल रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, है ना। कहाँ से प्रिंट मीडिया स्टार्ट हुआ? यूरोप से। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से प्रिंट मीडिया को एक एज मिल गया, ये आपने इंट्रोडक्शन में लिखा। फिर आपने लिखा कि ग्लोबलाइजेशन के क्या सारे इफेक्ट्स हुए ऑन प्रिंट मीडिया। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, एक चीज़ है कि जब ग्लोबलाइजेशन होगा, ठीक है, एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से इंटीग्रेट करेगी, तो ऑब्वियस है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा, है ना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह। तो इस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से हमने क्या एक चीज़ करी कि न्यूज़पेपर के जो हम क्या बोलेंगे, जितने नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स हम पब्लिश करते थे, हमने उसके नंबर्स बढ़ा दिए। ठीक है, हमने उसके नंबर्स बढ़ा दिए, पहली चीज़। तो मतलब अब ज़्यादा सर्कुलेशन होने लग गया। तो पहला पॉइंट आपका क्या बन गया? देखो यहाँ पर समझते हैं, पॉइंट्स ऐड ऑन करते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या बन गया? सर्कुलेशन, है ना। सबसे पहली चीज क्या हुई? सर्कुलेशन जो है न्यूज़पेपर का वो बढ़ने लग गया। दूसरा पॉइंट आपका ये होगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अब हम न्यूज़पेपर को जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस में या डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश करना चाहें वो पॉसिबल हो चुका था। तो रीजनल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर आने लगे थे, लोकल न्यूज़ जिसमें हम देते थे, है ना। अभी हमने एग्जाम्पल देखा यहाँ पर। तो ये 2 पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस करे हैं। अब क्लियर हो रहा है क्या बताया मैंने? हाँ, पहले अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी रहा होगा तो आई होप सो कि अभी ये सारी चीज़ें क्लियर है। पहला पॉइंट मैंने आपको यही बताया, सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर बढ़ गया, लिटरेट पीपल माइग्रेट करने लगे सिटीज़ में, है ना। तो ये कब हो रहा था? जब आप रीजनल लैंग्वेजेस में पब्लिश वगैरह भी नहीं हो रहा था, तो लिटरेट लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में रहते थे, वहीं पर उनको अर्बन न्यूज़ जो है वो मिला करती थी। लेकिन अब हर एक छोटे छोटे टाउन में, विलेजेस में न्यूज़पेपर की रीच जो है वो बढ़ चुकी थी। नंबर ऑफ एडिशंस वी वर पब्लिशिंग, ठीक है। देखो, the concept of local news in a significant manner by introducing district and whenever necessary block editions using simplified and colloquial languages। मतलब अभी आप सिर्फ नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ पब्लिश नहीं कर रहे हो, अभी आप उस न्यूज़ को भी पब्लिश कर रहे हो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो भोपाल है, तो भोपाल की न्यूज़ के लिए एक न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है। मान लो अब आपको कोई ब्लॉक चाहिए, कोई रीजन चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो,
कि भोपाल में भी अलग अलग 2 ब्लॉक्स हैं, तो उन ब्लॉक में से आपको किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का न्यूज़पेपर पब्लिश होने लग गया, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एडिशंस आने लगे थे, एंड दैट वाज ऑल पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. Then the Indian language newspapers have adopted advanced printing technologies and also added supplements, pullouts and literary and niche booklets. तो एडवांसमेंट हुआ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज में, साथ ही साथ में कुछ सप्लीमेंट्स, पुल आउट और एक्सेट्रा चीज़ें भी जो है पब्लिश होने लगी, बुकलेट्स वगैरह, है ना। बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह आने लगी. जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसलिए बोल रही हूँ, ग्लॉसी पेपर वगैरह जो है आने लगे थे, तो मैगजीन्स बनने लगी. मैगजीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिर बाद में मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी सेल होने लगी. ठीक है. Marketing strategies like consumer contact program, door-to-door survey, research have marked the growth of circulation. Especially ये काम किसने किया था? दैनिक भास्कर ग्रुप ने. हमने पढ़ा है ना अपने चैप्टर के अंदर, दैनिक भास्कर ग्रुप. ओके तो मतलब क्या हो रहा था, डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, कंज्यूमर से कांटेक्ट कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके हम इस एक सर्कुलेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकें. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दैनिक भास्कर ग्रुप है, अब वो अलग अलग एडिशंस लेकर आएगा, सिटी स्टार, सिटी भास्कर, या फिर जो है वो डीबी स्टार और ऐसे करके मधुरिमा. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हर एक पर्सन की नीड को कैटर कर रही है. ठीक है. तो ये एक चीज़ होगी कि मैगजीन्स वगैरह आने लग गई. फिर उसके बाद में ई न्यूज़पेपर, ये एक चीज भी पॉसिबल हो पाई, है ना. ई न्यूज़पेपर कैसे कि इलेक्ट्रॉनिकली न्यूज़पेपर आप अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ लो. सेम वैसे ही जो आपके हाथों में होता है पेपर में, उसकी जगह अब वो आपको आपके मोबाइल या आपके टैबलेट या किसी भी चीज में देखने को मिलेगा. तो इस एक चीज से क्या पॉसिबल हो पा रहा था कि अब जो रीच है न्यूज़पेपर की वो हर जगह तक पहुंच रही थी और ईजी हो गया था, है ना. कैरी करना भी ईजी हो गया था. तो आई होप सो कि आपको ये पूरा जो इफेक्ट्स हैं ये क्लियर हो गए. पॉइंट्स आपको कैसे लिखना है वो आपके सामने आपको दिख ही रहे हैं. देखो आप खुद देखो, आप एक बार रीड करके देखो कि कितना नीट एंड क्लीन यहाँ पर आप आंसर देख पा रहे हो, है ना. यही नीट एंड क्लीन आंसर आपको भी अपने कॉपी में लिखना है. ओके. इसके बाद में जब हम कंक्लूजन करेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया, मेन पार्ट हो गया, कंक्लूजन. न्यूज़पेपर्स आज भी लोग बहुत ज़्यादा जो है मतलब पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं, रीडर्स आज भी हैं न्यूज़पेपर के. मोबाइल फ़ोन्स आने की वजह से ऐसा माना गया था कि शायद न्यूज़पेपर्स का जो एक बोलते हैं ना उनकी सेल जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आज भी बहुत सारे रीडर्स हैं न्यूज़पेपर के हमारे घरों में. आज भी हमारे जो दिन की शुरुआत है वो न्यूज़पेपर पढ़ने से ही होती है. तो वो 2-4 लाइन में लिख के आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. अभी आपको क्लियर हुआ आपको कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है. पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको मेन पार्ट लिखना है, एंड देन फाइनली आपको कंक्लूजन कर देना है. ना इससे ज़्यादा ना इससे कम. अननेसेसरी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. ठीक है. जितना हमसे क्वेश्चन में पूछा है उतना ही लिखेंगे. बस थोड़ा सा अपने आंसर को डिस्क्राइब करेंगे, है ना. थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे. लगेगा तो फ्लो चार्ट बनाएंगे. ओके. तो आई होप सो कि ये आपको सारा कुछ क्लियर हो गया, कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है, कैसे आपको आंसर लिखना है. ठीक है. अब प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी. राइट. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मास मीडिया. मास मीडिया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, आपको उनके बारे में बताना है. देखो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 में हमने क्वेश्चंस को डील किया है, वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में. तो आप अगर वो लेक्चर देखोगे तो आपको इस लेक्चर में बहुत हेल्प मिल जाएगी, है ना. तो वो देख लेना. तो यहाँ पर जैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मास मीडिया हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था, बस डिफरेंस ये था वहाँ हमने वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में किया था, यहाँ पर हम लॉन्ग में देखेंगे. अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया तो हम कैसे आंसर करेंगे. देखो, mass media no doubt has become an essential part of our day-to-day life and plays very important role in making our views and supplying us valuable information. देखो ये आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन आपके आंसर का. मास मीडिया नो डाउट हमारी डे टू डे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे व्यूज़ को शेप करने में और हमको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में. ठीक है. जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं मास मीडिया के, दैट कैन बी सीन एज हेयर. अब यहाँ पर हम उन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ये हमारे पॉइंट्स हो गए, एंड देन वी विल डू कंक्लूजन. इज दैट क्लियर? फाइन. देखो सबसे पहले फर्स्ट एस्पेक्ट, the change that has happened due to the growth of modern mass media in the world and in India in the first decades after independence and post 1990. This helps us to understand how the relationship between mass media and communication with society is dialectical, both influence each other.
हम देख रहे हैं जिस तरीके से चेंज हो रहा है, जिस तरीके से मॉडर्न मास मीडिया की ग्रोथ हो रही है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, स्पेशली 1990 फर्स्ट डिकेड्स में, इसकी वजह से हमको ये समझ में आया कि मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, एक तरफ है आपका मास कम्युनिकेशन, एक तरफ है आपका मास मीडिया, है ना। अब दोनों ही एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? मास मीडिया एक मीडियम है जिसके थ्रू आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हो या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एड्रेस कर रहे हो। मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और ये एजुकेशन थाउजेंड और लैक्स ऑफ स्टूडेंट तक पहुँच रही है ना। तो यहाँ पर एक मीडियम है। मीडियम क्या है कि यहाँ पर ये पूरा टेक्नोलॉजिकल सेटअप हुआ है और आप जो है आपके मोबाइल फ़ोन के थ्रू मेरी वो बात आप तक पहुँच रही है। तो वो जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो एक मीडियम है ना, और मेरी बात आप सब तक पहुँच रही है। दैट इज़ द कम्युनिकेशन दैट वी आर डूइंग, राइट। तो ये एक मास कम्युनिकेशन का मीडियम मास मीडिया है। दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और ये जो रिलेशनशिप है ये डायलेक्टिकल है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, है ना। तो ये भी एक इसका एस्पेक्ट है मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड। दूसरा, द नेचर एंड रोल ऑफ मास मीडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी इन विच इट इज लोकेटेड। मास मीडिया का जो रोल है, जो नेचर है, वो इन्फ्लुएंस होता है जिस सोसाइटी में भी ये लोकेटेड है। एट द सेम टाइम द फार रीचिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। इसी के साथ में मास मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है हम उसको ओवर एम्फोसाइज भी नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मास मीडिया हर एक सोसाइटी में रह रहे हर एक पर्सन को अफेक्ट करती है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि वो किस सोसाइटी के अंदर लोकेटेड है, वो सोसाइटी कैसी है। ओके, डेवलप्ड, डेवलपिंग, ठीक है, बैकवर्ड, एक्सेट्रा। Mass communication is different from other means of communication as it requires a formal structure. Mass communication जो बाकी दूसरे फॉर्म्स हैं उससे कम्युनिकेशन के उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन के लिए एक हमको पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर एक पूरा टेक्नोलॉजिकल सेटअप है, एक पूरी टीम है, पूरे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है, कैपिटल हुआ है यूज़ यहाँ पर, तब जाकर अब मेरी चीज़ आप तक पहुँच रही है ना। तो दैट इज़ कि मास कम्युनिकेशन के लिए एक पूरा हमको फॉर्मल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, आपका वहाँ पर कैपिटल मीट आउट हो, है ना, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, डिमांड, सारी चीज़ें हो सकें। The state or market have a major role in the structure and functioning of mass media. मास मीडिया के फंक्शनिंग में स्टेट का, मार्केट का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। मास मीडिया फंक्शन करता है बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जिसमें मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए और लार्ज बॉडी ऑफ एम्प्लॉइज भी चाहिए, है ना। तब जाके जो मास मीडिया है आपका वो फंक्शन कर सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं मास मीडिया के, कि मास मीडिया पहली चीज़ तो एक मीडियम है मास कम्युनिकेशन का। मास कम्युनिकेशन के लिए आपको एक पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें चाहिए। मास मीडिया जिस भी स्टेट या जिस भी कंट्री या जिस भी लोकेशन पर है वो भी उसके इन्फ्लुएंस को अफेक्ट करता है। दूसरा, स्टेट और मार्केट का मास मीडिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सब मास मीडिया में एक बहुत ही मतलब ऐसे बोलेंगे ना कि मास मीडिया के लिए आपको पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चाहिए, है ना। उसके लिए आपको लार्ज बॉडी ऑफ एम्प्लॉइज भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा, दैट इज़ मास मीडिया हो पाएगा। तो फिर मास मीडिया के कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे दिए, जैसे टेलीविजन दे दिया, प्रिंट मीडिया दे दिया, मोबाइल फ़ोन दे दिया, है ना। उसका कोई एक आध एग्जाम्पल देके उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि जैसे मास मीडिया में हम एक एग्जाम्पल ले लें मोबाइल फ़ोन, है ना। तो मास मीडिया में एक एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन का भी हो सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम्युनिकेट हम कर पाते हैं। किसी भी पर्सन के साथ में, मान लो हम इंडिया में, कोई यूएस में, हम उसके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड मास मीडिया इज़ द मीडियम, या मास मीडिया उसके लिए जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल दे दिया और फाइनली कंक्लूड कर दो कि टुडे वी जस्ट कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट मास मीडिया। मास मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स बोल सकते हो या मीडियम बोल सकते हो फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर मास कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन बताया, आपने पॉइंट्स बता दिए कि ये पॉइंट्स है, मैं अपना आंसर में लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। क्लियर? ये भी आया यहाँ तक समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, trace the changes seen in the field of print media and radio due to globalization. So यहाँ पर हमको बताना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रिंट मीडिया में और रेडियो में हमको क्या चेंजेस देखने को मिले। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो, प्रिंट मीडिया तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, न्यूज़पेपर में हमने देखा क्या क्या इफेक्ट्स हुए आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर थोड़ा सा रेडियो को और डिस्कस कर लेते हैं, है ना, और फिर उसके बाद में हमारा आंसर कवर अप हो जाएगा। मैं बताऊंगी दोनों ही पॉइंट्स, लेकिन रेडियो पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, प्रिंट मीडिया हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, रेडियोस के बारे में बताएंगे, प्रिंट मीडिया के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताएंगे, एक एक दो दो लाइन में, है ना। इट इज लाइक कि आप तीनों चीजों को 30 वर्ड्स में बता दो, है ना, कि ये तीनों क्या होते हैं। फिर उसके बाद में आप क्या क्या चेंजेस आए वो बता दो, राइट। देखो अब कैसे हम हमारे आंसर को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया. After that, new technology and market strategies are being followed, and these have revolutionized the whole spectrum of print media in the following ways. नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, मार्केट में नई नई स्ट्रैटेजीज की वजह से जो भी यहाँ पर पूरा रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए, उससे पूरा जो एक स्पेक्ट्रम था प्रिंट मीडिया का वो चेंज हो गया. क्या चेंजेस हुए प्रिंट मीडिया में? न्यूज़पेपर जो है वो ऑटोमेटिक हो गए, है ना, ई न्यूज़पेपर्स आने लगे, पेपर का यूज कम हो गया क्योंकि अब और इलेक्ट्रॉनिकली आप न्यूज़पेपर को जो है ना रीड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये जो है न्यूज़पेपर में ऑटोमेशन वो होने लग गया. ठीक है. दूसरी चीज, बेसिक टूल्स जो थे न्यूज रिपोर्टर्स के, जैसे कि शॉर्ट हैंड नोटबुक, पेन, टाइपराइटर, प्लेन ओल्ड टेलीफोन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मिनी टेप रिकॉर्डर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, सैटेलाइट फोन और मॉडम. जैसे पहले जब न्यूज रिपोर्टर्स जाते थे तो एक छोटी सी डायरी लेके जाएंगे, पेन लेके जाएंगे, उसको नोट करेंगे सारा कुछ, और ऐसे करके एक बहुत छोटा सा उनके पास सेलफोन टाइप होता था. लेकिन अब आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अब के समय में जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं वो मिनी टेप रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, पीसी यूज़ कर रहे हैं, मॉडम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. ओके. ये जो अब ये तो आपने इसमें देख लिया प्रिंट मीडिया में. इसके अलावा आपने न्यूज़पेपर की सारी चीज़ें पढ़ी, है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सर्कुलेशन बढ़ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दूसरी चीज़, रेडियो में क्या चेंजेस हमको देखने को मिले. देखो, इंडिपेंडेंस के बाद में ऑल इंडिया रेडियो तो चलता ही था, हम ब्रॉडकास्टिंग हमने पढ़ा है ना, हम रेडियो चैनल्स, हम ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें चलती थी. ऑल इंडिया रेडियो के 6 रेडियो स्टेशंस इंडिया में थे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में थे. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब की बात है. इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के एक्सपेंशन को, क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन रीच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली में कोई रेडियो स्टेशन है तो दिल्ली की सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी. लेकिन कोई पर्सन है जो यहाँ पर रहता है मुंबई में, यहाँ पर कोई रेडियो नहीं है, तो क्या चल रहा है पूरे इंडिया में, क्या वर्ल्ड में चल रहा है, उसको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, वो बिल्कुल कट आउट है. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पर फोकस किया कि हमको रेडियो का जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ाना है, और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा डेवलप करना है, हर एक स्टेट कैपिटल में हो, बॉर्डर एरियाज में हो. सबसे पहले ये एक चीज़ हुई. इसके बाद में ऑल इंडिया रेडियो जो है उसका फॉर्मिडेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का सेटअप होता है, और ये नेशनल, रीजनल, लोकल लेवल पर ऑपरेट हो रहा होता है, जियोग्राफिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए. ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये एक चीज़ होती है, देखो रेडियो में कि जो ट्रांजिस्टर रिवॉल्यूशन आती है 1960s में, इसकी वजह से रेडियो ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाता है, और इसमें आप जो है मोबाइल एज अ बैटरी ऑपरेटेड सेट्स की तरह मतलब उसको यूज़ कर सकते हो. 2000 के करीब, मतलब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन 1991 में होता है. आफ्टर दैट FM चैनल्स 2000 के करीब आप देखोगे FM चैनल से स्टार्ट हो जाते हैं. रेडियो तो आपका चल ही रहा है, हम ब्रॉडकास्टिंग, ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ में जो हाउस होल्ड्स हैं, मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स, वो रेडियो ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं 24 लैंग्वेजेस और 146 डायलेक्ट्स में. 1/3 ऑफ देम वर रूरल हाउस होल्ड्स, मतलब इतने में 1/3 रूरल एरियाज में ये चल रहा है. साथ ही साथ FM चैनल्स स्टार्ट हो गए. अब FM चैनल सिर्फ रेडियो पे नहीं, आपके मोबाइल फोन पर भी चलता था, है ना. तो ऐसे करके ये जो है मतलब मेजर चेंजेस हमको रेडियो में देखने को मिले. व्हाट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन. सो फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद द ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट्स और चेंजेस इन प्रिंट मीडिया, देन रेडियो. इज दैट क्लियर? ये सभी पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख पाएंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइन, ओके. आपने देखा आंसर कैसे लिखा. फाइनली कंक्लूड कि दोनों इंपॉर्टेंट मीडियम्स थे आपके कम्युनिकेशन के, इनके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता अगर ये नहीं होते तो, है ना. स्टार्टिंग इन्हीं से हुई है, प्रिंट मीडिया, बाद में रेडियो एक्सेट्रा. टेलीविजन वगैरह तो बहुत बाद में आए, मोबाइल फोन तो और ही बाद में आए. देन डिस्कस द इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ मास मीडिया इन आवर लाइफ्स. हमारी लाइफ में मास मीडिया का क्या रोल है, डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारी पब्लिक लाइफ हो, मास मीडिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. पहला तो मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स जो हैं उसमें हम लोग
उठते ही हैं तो या तो हम रेडियो सुन रहे हैं, या तो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या तो हम अपने टेलीविजन को ऑन कर रहे हैं और फिर उसमें जो भी न्यूज़ वगैरह आ रही है वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। मास कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस डेवलपमेंट में और इस चेंज में। अब ट्रांसमिशन ऑफ न्यू आइडियाज़, ये मास मीडिया के थ्रू पॉसिबल हो पाया। इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं फेवरेबल, वो सारे मास मीडिया के थ्रू पॉसिबल हो पाए। देखो ये सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि ये जो मास मीडिया है ये मीडियम है जिसके थ्रू मास कम्युनिकेशन हो रहा है, और आप कम्युनिकेट क्या कर रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन जो उनको जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी आइडियाज़ पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, जो भी इस पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, कल्चर, एंटरटेनमेंट, ट्रेडिशन, हर एक चीज़ उन तक पहुंच रही है। आप हर एक चीज़ को आज जानते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दी मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। तो जैसे नए नए आइडियाज़ ट्रांसमिट हो रहे हैं, है ना, कैसे इन्वायरमेंट में फेवरेबल चेंजेस लेकर आने हैं। आज आप सुनते हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर इसी तेज़ी से क्लाइमेट चेंज होता रहा तो एक दिन सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा, है ना। हम लोग कार्बन एमिशंस करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, कभी न्यूज़ में देखा होगा। आप देखते हो कि अरे इतने सारे ट्रीज़ वहाँ पे कट हो रहे हैं, तो लोग किसी तरह का कोई सोशल मूवमेंट चला रहे हैं कि ये ट्रीज़ नहीं कट होने चाहिए, या वो जो है प्रोटेस्ट करने चले गए वहाँ पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये चीज़ हमको कैसे पता चल रही है, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि भाई इन्वायरमेंट को अगर हम हार्म करेंगे तो अल्टीमेटली ये चीज़ हमको हार्म करेगी। सो वी जस्ट need to cure or take preventive measures to not let deplete our environment, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो ये एक चीज़ हमको पता चल रही है मास मीडिया के थ्रू। चेंज आ रहा है हमारे एटीट्यूड, वैल्यूज़ में, हमारे कम्युनिकेशन जो है वो हमको नॉलेज इंपार्ट कर रहा है, हम नई स्किल्स को सीखते हैं, नई टेक्निक्स को सीखते हैं। आज आप लोग हो, आप सभी स्कूल जाते हो, स्कूल में आप सभी पढ़ाई करते हो, आप में से शायद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कहीं किसी रिमोट विलेज में बैठे होंगे, है ना, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा स्मॉल टाउन जहाँ पर शायद इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, या जहाँ पर शायद स्कूल में पढ़ाई होती तो है लेकिन फिर भी इतना अच्छे से हर एक चीज़ समझ में नहीं आती होगी। तो आज आपके पास में ये फैसिलिटी है कि आपके मोबाइल फ़ोन आज के समय में सबके पास में, आज आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके हर एक जगह तक एजुकेशन जो है वो पहुंच रही है। आज आप अपने मोबाइल को यूज़ करेंगे, ये वीडियो ऑन करेंगे, यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल रहा है, आप आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। दैट मीन्स कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं, है ना, कैसे आपको नॉलेज, स्किल्स आपको मिल रही हैं। तो दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ मास मीडिया। कम्युनिकेशन से मेंटल हॉरिजन्स जो हैं वो लोगों के एनलार्ज हुए हैं, साथ ही साथ में एस्पिरेशंस बढ़ा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है, ये भी हम बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने आंसर में लिखने हैं, इंपॉर्टेंस और द रोल ऑफ मास मीडिया इन आवर लाइफ्स। यहाँ पर वर्ड लिमिट थोड़ी सी कम है, आप इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे, थोड़े एग्जाम्पल्स इंक्लूड करेंगे, आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? आई होप सो, देयर इज नो डाउट। फाइन। किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई कंसेप्ट आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमको आंसर करना है। इन दोनों क्वेश्चंस में एक पैसेज है, पैसेज के बेसिस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। अक्सर एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि देयर इज अ पैसेज, यू हैव टू रीड दैट, देन यू हैव अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर दैट। बहुत सिंपल होते हैं, आराम से कर लोगे, बस पैसेज अच्छे से समझ लेना। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन. The most significant happening in the last few decades has been the Indian language newspaper revolution. The beginnings of this growth predated liberalization. The top 2 dailies in India are Dainik Jagran and Dainik Bhaskar with a readership of 21 million and 17 million respectively. इंडियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स पब्लिश होना स्टार्ट हो गए हैं। एक ऐसी रिवॉल्यूशन जो लास्ट फ्यू डिकेड्स में हमको देखने को मिली, और ये कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन की ग्रोथ के साथ में होना ही था। 2 टॉप 2 डेलीज, है ना, मतलब जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, सबसे ज़्यादा लोग डेली पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, जिसकी रीडरशिप 21 मिलियन और 17 मिलियन है। Fastest growing dailies are the Assamese dailies in urban areas 51.8% increase and the Bengali dailies in rural areas 129%. सबसे तेजी में जो डेलीज हैं जो बढ़ रहे हैं, ये डेलीज क्या हैं, जो डेली न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं। ओके, तो आसामीज वाला जो पेपर है ना, अर्बन एरियाज में, उसका इंक्रीज, और दूसरा बंगाली डेली का। द एनाडू स्टोरी ऑल्सो एग्जाम्प्लीफाइज द सक्सेस ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस.
Ramoji Rao, the founder of Enadu, has successfully organized a chit fund before launching the paper in 1974. एनाडू के बारे में अभी हमने पढ़ा था ना, मलयालम वगैरह में जो है न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, तो एनाडू लोकल न्यूज़ जो है पब्लिश करता था। एनाडू स्टोरी जो है उसने इंडियन लैंग्वेज प्रेस में बहुत सक्सेस पाई। रामोजी राव जो कि इसके फाउंडर हैं, उन्होंने सक्सेसफुली एक चिट फंड ऑर्गेनाइज किया बिफोर लॉन्चिंग दिस पेपर in 1974, and by associating with appropriate causes in the rural areas like the anti-Arak movement in the mid-1980s, the Telugu newspaper was able to reach into the countryside. This prompted it to launch district dailies in 1989. अब जैसे कि हम देखें कि ये जो न्यूज़पेपर्स थे ये रूरल एरियाज़ में जो भी मूवमेंट्स या जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में नोट करते थे। जैसे एंटी अरैक मूवमेंट चला 1980s में, तो वो इस न्यूज़पेपर में देखने को मिला। तो अब लोगों को उससे रिलेटेड अपडेट चाहिए, तो उन्होंने सबने न्यूज़पेपर लेना खरीदना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट डेलीज आने लग गए और 1989 तक ये स्टार्ट हो गए। These were tabloid inserts of sensational features carrying news from particular district as well as classified advertisements from villages and small towns of the same. तो यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में आपको जो है पूरा न्यूज़ तो मिल ही रहा है किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, साथ ही साथ में एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होते हैं। 1998 में एनाडू was being published from 10 towns in Andhra Pradesh and circulation accounted for 70% of the audited Telugu daily circulation. तो आंध्र प्रदेश से इसकी 10 मतलब उसके 10 टाउन्स में एनाडू जो है वो पब्लिश होता था, 70% इसका सर्कुलेशन चल रहा था, ठीक है। और इस तरीके से तेलुगु डेली का सर्कुलेशन जो है वो ऑडिट होता है, 70% ऑडिट होता है। ना दैट वाज अबाउट द इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन। क्लियर? पैसे समझ में आ गया, रीड भी कर लिया, थोड़ा सा मीनिंग भी समझ लिया। क्वेश्चन समझो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं, पैसेज को रीड नहीं करते, सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ढूंढूंगा पैसेज में। दिस इज टाइम टेकिंग। आपको 1 मिनट लगेगा सिर्फ पैसेज को रीड करने में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और मान लो लग भी गया तो 1 से 2 मिनट आपको पैसेज रीड करने में लगा, आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको आंसर अपने आप आने लग जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन देख के पैसेज में से आंसर ढूंढना इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो पहले पैसेज को रीड करना, तभी क्वेश्चन पर जंप करना। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया? प्रिंट मीडिया के डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हैं? व्हाट रीजंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इमर्जिंग ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर? क्या कारण था कि इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर इतनी तेजी में बढ़ने लग गए? ओके, क्या कारण थे बता सकते हो? कुछ कोई आंसर देगा कि बस मैम ही सब कुछ बताएंगी, हम तो आ गए लेक्चर देखने के लिए, अब मैम जैसा बोलेंगी वही हम पढ़ेंगे, वही हम सुनेंगे, उसके अलावा हम अपने माइंड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना सोचें। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो आंसर बताया करो, थोड़ा अपने माइंड पर प्रेशर लगाया करो, याद आए कुछ, है ना, जो पढ़ा है चैप्टर में। ओके, तो कुछ थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश किया करो। कमेंट सेक्शन है आपके लिए, आप बोलो। कम्युनिकेशन तभी तो होगा ना जब मैं यहाँ से बोलूँगी आप वहाँ से आंसर दोगे। ओके, देखो तो डिफरेंट फॉर्म्स जो प्रिंट मीडिया के हैं वो क्या क्या हैं? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा। These are the different forms of print media. यही फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि इतना ग्रोथ कैसे हो गया, है ना, व्हाट आर द रीजंस? तो देखो हमने रीजन बता दिया फॉर द ग्रोथ। सबसे पहला टेक्नोलॉजी। जब नई नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट होने लग गया तो प्रिंट मीडिया का प्रोडक्शन और सर्कुलेशन न्यूज़पेपर का बढ़ गया। स्टार्टिंग से यही डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर ने पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया। सक्सेस एनाडू न्यूज़पेपर की हुई, है ना, इसको नया डायमेंशन मिल गया। और दूसरी चीज़, इसमें लोकल न्यूज़ वगैरह हुआ करती थी, लोकल रीजनल न्यूज़, जिसकी वजह से इन न्यूज़पेपर की जो एक सेल है वो और ज़्यादा बढ़ गई। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा था कि रूरल एरियाज़ वगैरह में जो भी सारी चीज़ें हो रही होती हैं उनका क्या कारण है। तो जैसे एंटी अरैक मूवमेंट, है ना, अब ये हुआ 1980s में, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में मिल रही हैं। आज आप मान लो कहीं पर कोई इंसिडेंट हो जाए जिसको आप जानना चाहते हो, बहुत क्यूरियोसिटी आपके अंदर, ऐसा क्यों हुआ, न्यूज़पेपर में आपको वो चीज़ पता है कि आ रही है, तो आप भी न्यूज़पेपर परचेस कर लोगे, है ना। बहुत सस्ते, बहुत रेट्स बड़े कम होते हैं न्यूज़पेपर के, ठीक है। मतलब आज इतने कम है, तब और भी उतने कम उन्होंने कर दिए थे। तो इस तरीके से जो है न्यूज़पेपर का एक ग्रोथ हो गया, है ना। रीजनल इंडियन लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगी। तो एक आप टेक्नोलॉजी बोलोगे, है ना, दूसरा आप ये बोलोगे कि इसमें लोकल न्यूज़ वगैरह आती थी इसलिए भी, और बाकी ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे। एग्जाम्पल भी आप देंगे। क्लियर? फाइन, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, अगेन पैसेज एंड क्वेश्चन। देखो, the place is a cramped rented shack stacked with music tapes and rusty electrical appliances which doubles up as Raghav's radio station and repair shop.
He may not be literate, but Raghav's ingenious FM station has made him more popular than local politicians. क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा हाँ मैम समझ में आ रहा है. कोई राघव है, उसका रेडियो स्टेशन है, वो पढ़ा लिखा नहीं है और बड़ा पॉपुलर है. ऐसा कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा है ना. देखो ये बोल रहे हैं कि एक प्लेस है जहाँ पर पूरे म्यूजिक टेप्स हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, बहुत सारे ऐसे वायरिंग वगैरह सारा कुछ है ना. और ये है राघव का रेडियो स्टेशन. ठीक है, एक रिपेयर शॉप भी है. वो पढ़ा लिखा उतना नहीं है, लेकिन राघव एफएम स्टेशन को जो डीलिंग है ना वो बड़ी अच्छे से करता है. एफएम स्टेशन को पूरा हैंडल करता है. रिपेयर शॉप भी है, किसी का कोई रेडियो वीडियो खराब हो जाए तो सही भी कर देता है. आज के समय में एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा पॉपुलैरिटी राघव की है. ऐसा क्यों है? क्योंकि राघव जो है वो एफएम को ऑपरेट करना जानता है. एंड राघव्स love affair with the radio began in 1997 when he started out as a mechanic in local repair shop. राघव का ये जो रेडियो के साथ में लव अफेयर है 1997 में स्टार्ट होता है जब वो एक मैकेनिक शॉप पर वर्क करता था, लोकल रिपेयरिंग की शॉप पर. और शॉप ओनर ने एरिया छोड़ दिया तो राघव जो कि एक कैंसर रिडन फार्म वर्कर का बेटा है, तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड का सपोर्ट लिया और साथ ही साथ में एक ये रेडियो स्टेशन स्टार्ट कर दिया. समटाइम इन 2003 राघव who by now had learned much about radio, 2003 तक राघव को एफएम का बहुत अच्छे से रेडियो का बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया था कि कैसे वर्क करता है, क्या अगर कोई दिक्कत आ गई तो कैसे रिपेयर करना है, ये सारा कुछ. In impoverished Bihar state where many areas lack power supplies, the cheap battery power transistor remains the most popular source of entertainment. बिहार जैसे स्टेट में जहां पर उस समय में सबसे ज़्यादा पावर सप्लाई की कमी होती थी, इलेक्ट्रिसिटी घरों में नहीं हुआ करती थी, उस एक टाइम पर ये जो बड़ा ही सस्ता सा बैटरी पावर ट्रांजिस्टर हुआ करता था, ये रेडियो हुआ करता था, ये लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करता था. इट टुक अ लॉन्ग टाइम to come up with the idea and make the kit which could transmit my programs at a fixed radio frequency. कुछ समय में ही वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह लेके आने लग गया जो एक फिक्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी पर उसके मतलब प्रोग्राम्स वगैरह चलते थे सारा कुछ. जैसे आप देखते हो ना कि अक्सर आपने एफएम आप लोग सुनते होंगे कभी, आजकल तो समय ही नहीं है एफएम का, बट स्टिल कभी मान लो कभी कार वार में जा रहे हो तो वहाँ अभी भी एफएम वगैरह चलता है. हमारे मोबाइल फोन्स में तो नहीं चलता, ठीक है, लेकिन उसमें आपको मिल जाएगा. तो वहाँ पर आप तो एक फ्रीक्वेंसी होती है, इतनी फ्रीक्वेंसी पर ही चलेगा. जैसे 93.5 है, 93.1 करोगे तो थोड़ा सा खरखर सा करने लग जाता है ना. समझ में आ रहा है? थोड़ा वो फ्रीक्वेंसी मैच करता है ना. तो जो किट है वो उसको 50 रुपीज़ की पड़ती थी, राघव ने कहा. और जो ट्रांसमिशन किट है वो एक एंटेना से फिट होके एक बैम्बू पोल पर लगा दी जाती थी नेबरिंग 3 स्टोरी हॉस्पिटल पे. तो एक लॉन्ग वायर कनेक्ट करता था पूरा, ठीक है. और ओल्ड होममेड स्टीरियो कैसेट प्लेयर इन राघव्स रेडियो शैक. मतलब एक राघव की शॉप है, राघव एक रिपेयरिंग करता है रेडियोस की और वो अपना रेडियो चैनल्स मतलब रेडियोस का सारा काम उसको आता है ना. पहले वो कहीं मैकेनिक की शॉप पर काम करता था, लेकिन अब वो एक अपनी खुद की रेडियो की उसने जो है शॉप टाइप से बना ली है. वहाँ पर लोगों के रेडियो में कोई दिक्कत भी आ जाती है तो उसको भी ठीक कर देता है, फ्रीक्वेंसी मैच कर देता है. एक किट उसने पूरी खरीद के रखी हुई है, 50 रुपीज़ की किट उसको पड़ी है. उसने एक पास में कोई हॉस्पिटल है वहाँ से एंटीना वायर वगैरह लेके और उसको बैम्बू स्टिक पे लगा के फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करी है. ठीक है, ये पूरी राघव की रेडियो वाली स्टोरी है ना. इसमें थोड़ा सा और कुछ दिया हुआ है कि 3 अदर रस्टी लोकली मेड बैटरी पावर टेप रिकॉर्डर्स आर कनेक्टेड टू इट विथ कलरफुल वायर्स एंड कॉर्डलेस माइक्रोफोन. ठीक है, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. ठीक है, अच्छा सा मज़ेदार क्वेश्चन. आप लोग को थोड़ा लग रहा होगा क्या है ये सब रेडियो मीडिया मास कम्युनिकेशन ऐसा वैसा, थोड़े बोर भी शायद हो जाएंगे, लेकिन बोर नहीं होना है क्योंकि ये क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना. अब इसमें दिया ही पूरा मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, तो दैट वी नीड टू नो, और हमारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो देखो, When did Raghav love for radio begin? राघव का प्यार रेडियो से कब होता है? 1997, we all know. How can media be successful in representing the weaker section of the society? Media कैसे weaker section of the society को represent करता है? ये है बड़ा important question. Mass media is an essential part of our personal and public life today. Cannot be emphasized enough. Explain. Mass media हमारी लाइफ का, पर्सनल और पब्लिक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप एम्फेसाइज ज़्यादा नहीं कर सकते हो. इसको आपको एक्सप्लेन करना है. देखो आंसर में हम क्या क्या लिखेंगे. सबसे पहले तो 1977 है इसका आंसर. मैंने क्या लिखा है? मैंने 1997 लिखा है. नहीं, 1997 ही होगा, वो थोड़ा सा मिस करेक्ट हो गया है ना. 1997 होगा ये. तो राघव का लव अफेयर स्टार्ट होता है 1997 में रेडियो के साथ में, जब वो एक मैकेनिक की शॉप पर लोकल रिपेयरिंग का काम करता है. अब मीडिया कैसे वीकर सेक्शन को
हेल्प करती है। देखो, मीडिया कैन प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेवलपमेंटल वर्क। मास मीडिया, जैसे रेडियो का ही एग्जाम्पल ले लो, किसी तरह का कोई डेवलपमेंटल काम है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है या कोई आइडियाज़ हैं, वो सारे कुछ आपको रेडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो दैट विल हेल्प आउट टू यू। जैसे कोई डेवलपमेंटल वर्क है, गवर्नमेंट कोई आपके लिए प्लान पॉलिसी ला रही है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। दूसरा, सोशल ट्रेडिशनल सुपरस्टिशंस जो होते हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। जैसे पहले के समय में स्पेशली गांव वगैरह में, बैकवर्ड एरियाज़ में, रीजन्स में बहुत ये ना सुपरस्टिशंस चलते थे, जहाँ पर लोग जादू टोना भूत प्रेत इन चीज़ों पर यकीन करते थे, है ना। कोई भी चीज़ हो गई तो उसके पीछे किसी ना किसी तरह का कोई सुपरस्टिशन अटैच कर दिया करते थे। तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने का काम भी रेडियोज़ ने किया, जहाँ पर उन्होंने लोगों को अवेयर किया, है ना। ये कॉमन और पावरफुल स्टेज है जहाँ डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट व्यूज़ हमको देखने को मिलते हैं, और ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी देती है एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एंटरटेनमेंट, सिटीजन राइट एक्सेट्रा से रिलेटेड। तो इस तरीके से रेडियो या मीडिया हेल्प करता है वीकर सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने में। दूसरा इंपॉर्टेंस जो है मीडिया का, उसको ओवरस्टेट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि it does however make an effort to comprehend it as an integral aspect of modern society। क्योंकि आज में मॉडर्न सोसाइटी में ये हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल एस्पेक्ट बन चुका है जिसे नहीं छोड़ा जा सकता है ना। तो पर्सनल पब्लिक लाइफ में मीडिया हमको कैसे अफेक्ट करता है वो आप थोड़े से एग्जांपल्स दोगे। मैंने आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दे दिया है कि क्वेश्चन क्या है, क्या आंसर लिखना है, कैसे लिखना है। ये बोर्ड पे पूरा आंसर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से अपने वर्ड्स में लिखेंगे बढ़िया से, और जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर करे आप उन सबको प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है कि ये मीडिया जो है वो डिफरेंट चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करता है, चाहे वो स्टेट एंड द इकोनॉमी हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हो, इंटरेक्शन हो रीडर ऑडियंस के साथ में, है ना। एग्जामिन करता है उसके कॉन्स्टेंट को। मीडिया वर्क्स अंडर एंड द मैनी वेज इन विच इट इम्पैक्ट आवर लाइव्स। तो ये पूरा आपका आंसर का फॉर्मेट है एक, जो आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से इसको लिखने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ से कुछ पॉइंट्स लगते हैं जो अच्छे हैं तो आप उनको ले सकते हो, बिल्कुल नो डाउट। उसे याद करो, है ना, उसको पढ़ो, लेकिन इसी के साथ साथ में कोशिश करो कि आंसर आपके अपने वर्ड्स में हो। आपको रटना नहीं है चीज़ों को, ठीक है। जो चीज़ें अच्छी हैं आप वो ले सकते हो आंसर में से, लेकिन स्टिल ट्राई टू आंसर इट बाय योर सेल्फ। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करो, प्रैक्टिस करो। किसी तरह का कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ में जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेते जाओ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com, जो बहुत ही इजीली गूगल पर एक्सेसिबल है। इसे आप जैसे ही गूगल पर एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के कोर्सेज की वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो हो जाएगा आपका ओपन। इसी के साथ में आपको मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स, ई बुक्स और मेरे सभी लेक्चर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। तो देरी किस बात की है, जल्दी से करो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से अपने चैप्टर्स को प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।